14 फरवरी 2019 को जब पूरी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे का त्यौहार मना रहे थे, उसी दिन सीआरपीएफ के 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक बड़े काफिले में निकलते हैं। दोपहर बाद 3:10 हो चुके थे। बंगाल के रहने वाले कांस्टेबल सुदीप बिस्वास, जो इस काफिले में शामिल थे, उनके फ़ोन पर उनके पिता की कॉल आती है। सुदीप के पिता खेत में काम करते हुए ही अपने बेटे से फ़ोन पर हाल चाल ले रहे थे। सुदीप ने साल 2015 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। अब उनकी उम्र 27 की हो गई थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी क्योंकि घर पक्का नहीं बना था। पक्के घर बनने के बाद ही उन्हें शादी करनी थी। वह खेत में काम कर रहे पिता से कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले ही वह घर लौट जाया करें। सुदीप अपने पिता से बात कर ही रहे थे कि अचानक फ़ोन कट जाता है। सुदीप के पिता बार बार फ़ोन लगाते हैं लेकिन कॉल नहीं लगती। ये सुदीप और उनके पिता की आखिरी कॉल थी। न सिम बचा था, न मोबाइल, न सुदीप का शरीर। सुदीप का शरीर अब टुकड़ों में सड़क पर बिखर चुका था। टुकड़े ऐसे कि उंगली कहीं और एक हाथ कहीं। सुदीप के पिता को नहीं मालूम था कि उनके बेटे की आवाज़ अब उन्हें कभी नहीं सुनाई देगी। सुदीप के साथ ही 40 घरों के चिराग बुझ चुके थे। दरअसल जिस बस में सुदीप और उनके साथी जवान सफ़र कर रहे थे, उसे विस्फोटक से उड़ा दिया गया था। हुआ यह था कि जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे सड़क पर पहले से इंतजार कर रही मारुति इको कार सीआरपीएफ के काफिले में चल रही 5वें नंबर की बस से आकर टकरा चुकी थी। ये ब्लास्ट कश्मीर में पिछले 30 सालों में हुआ सबसे बड़ा ब्लास्ट था। कई किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव हुआ। कई घरों और दुकानों में दरारें आ गईं। 40 जवानों के शरीर, उनकी उंगलियां, उनके पैर, उनके सरहद दूर दूर सड़क और आसपास के क्षेत्र में बिखर गए थे। इस मारुति की कार को 22 साल का आदिल अहमद चला रहा था। लेकिन सवाल आखिर ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदिल ने अपने शरीर के परखच्चे उड़ाकर सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान ले ली। क्या इसका दोषी सिर्फ आदिल था या फिर कोई और भी था? पुलवामा अटैक का असली मास्टरमाइंड कौन था? वो लड़का कौन था जो आदिल को छोड़ने के लिए मौके पर आया था? आदिल को किसने अटैक के लिए तैयार किया और आरडीएक्स का 300 किलोग्राम का इतना बड़ा विस्फोटक कहाँ से आया? ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब वारदात के आज के शो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक इस हमले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मलिक का कहना है कि जवानों को हवाई मार्ग से ले जाना चाहिए था, लेकिन सड़क मार्ग से ले जाया गया, जो सही नहीं था। वह केंद्र की मोदी सरकार पर तरह तरह के सवाल भी उठाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम पुलवामा हमले के पहले और बाद की पूरी कहानी जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी डीआईजी दानिश राणा की पुलवामा कॉन्स्पिरेसी यानी कि पुलवामा साजिश के नाम से आई एक किताब के हवाले से बताएंगे। इस किताब की खूब चर्चा है। इस किताब के अनुसार पुलवामा हमले से एक दिन पहले जम्मू में सीआरपीएफ के काफिले की सभी गाड़ियों को चेक किया जाता है। उनमें पेट्रोल, डीजल आदि की टंकियां भरी गईं और लाइन अप किया गया। रात के करीब 2:30 बजे सभी सैनिकों को गाड़ी में बिठाया जाने लगा। हेड कांस्टेबल जयमल सिंह अपने अन्य साथी ड्राइवरों के साथ सबसे लास्ट में आते हैं। क्योंकि ड्राइवर पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हैं, इसलिए उन्हें आराम के लिए 1 घंटा अतिरिक्त मिल जाता है। इसलिए वे सबसे लास्ट में बस पर पहुंचते हैं। हेड कांस्टेबल जयमल सिंह अपनी बस को काफिले में ले जाने से पहले चेक करते हैं। ये वही बस थी जिसे आत्मघाती हमला करके उड़ा दिया गया था।
यहाँ यह एक बात बताने की है कि जयमल सिंह का मुख्य कार्य ड्राइवर का नहीं है, बल्कि उनकी ड्यूटी मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में एक क्लर्क के तौर पर लगी हुई है। गाड़ियों के आने जाने की डिटेल रखना और उनकी रिपोर्टिंग का काम जयमल सिंह का था। इस बस को दरअसल हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह को चलाने के लिए असाइन किया गया था, लेकिन कृपाल सिंह को अपनी बेटी की शादी के लिए घर जाना था। इसके लिए इन्होंने छुट्टियां अप्लाई की थी। बावजूद इसके कृपाल सिंह को कहा गया कि वह श्रीनगर जाने वाली इस बस को चला कर ले जाएंगे और जब वहां से वापस जम्मू आ जाएंगे तब आराम से अपने गांव चंबा चले जाएंगे। श्रीनगर का मौसम पहले से ही खराब था, इसकी वजह से हाईवे पिछले 7 दिनों से बंद था। अगर कृपाल सिंह काफिले के साथ श्रीनगर जाते तो भी ये संभावना थी कि मौसम खराब होने की वजह से वे बीच में फंस सकते थे और बेटी की शादी में जाने के लिए देर हो जाती। इस बात का पता जैसे ही हेड कांस्टेबल जयमल सिंह को लगा, उन्होंने बस चलाने के लिए खुद कहा। जयमल सिंह एक अनुभवी ड्राइवर थे और श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पहले भी बहुत बार गए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि कृपाल सिंह की जगह वह बस लेकर जाएंगे। 13 फरवरी की रात काफिले में जाने से पहले ये बात जयमल सिंह ने अपनी पत्नी को भी बताई, लेकिन दोनों को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होने जा रही है। सेना के जवानों में आपस में कितना सद्भाव होता है वह इस घटना से पता चलता है कि कृपाल सिंह अपनी बेटी की शादी में चला जाए, इस वजह से जयमल सिंह ने बस चलाने का जिम्मा उठा लिया। यह तब हुआ जब ऐसा नहीं था कि इन्हें इसके खतरे का अंदाजा नहीं था। कश्मीर पुलिस ने 8 फरवरी के दिन ही सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सेना और वायु सेना को आईडी हमले की खुफिया सूचना दी थी। जिस इलाके में बस जानी थी वो पहले से ही संवेदनशील इलाका घोषित था, इसलिए सबको इस काफिले की सुरक्षा से जुड़े खतरों का आभास था। जयमल सिंह के मात्र 5 साल का एक बच्चा था जो शादी के 16 बाद जाकर पैदा हुआ था। जयमल अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस आतंकी हमले ने एक पिता को बेटे से छीन लिया। इसी बस में तमिलनाडु के कांस्टेबल सुब्रमण्यम भी थे। सुब्रमण्यम को ना अधिक हिंदी आती थी ना अंग्रेजी, ऊपर से घर की याद आ रही थी। उन दिनों उनके बूढ़े पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अपने पिता के इलाज के लिए अभी छुट्टी लेने ही वाले थे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के रहने वाले कांस्टेबल बाबूलाल संतरा भी बैठे हुए थे, जो अभी अभी 2 महीने की छुट्टी के बाद से घर लौटे थे। इन छुट्टियों में बाबूलाल ने अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करवाया। बाबूलाल की सर्विस में मात्र 8 महीने बचे हुए थे, जिसके बाद वो रिटायर होने जा रहे थे। बाबूलाल के पास ही बस में महाराष्ट्र के अहमदनगर बैठे हुए थे, जिनके शादी में चंद दिन ही बचे थे। उन्होंने अभी छुट्टियों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले ही उनका नाम श्रीनगर जाने वाली इस काफिले की लिस्ट में आ गया। बस में बैठे हुए थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एकदम लास्ट टाइम में छुट्टियों की मंजूरी मिल गई और साथियों को बाय बाय करते हुए वह बस से उतर गए। इस बस के अलावा सीआरपीएफ के इस काफिले में 78 गाड़ियां थी, जिसमें 15 ट्रक, 2 आईटीबीपी की बसें थी, एक रिकवरी वैन के अलावा एक एम्बुलेंस भी साथ में चल रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। जयमल सिंह की बस काफिले में चल दी। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ा, पहाड़ों के पीछे से सूरज की भी दस्तक होने लगी थी। सुबह करीब 6 बज चुके थे। पुलवामा के सीआरपीएफ की यूनिट को सूचित कर दिया गया कि काफिला आने वाला है और मूवमेंट पर ध्यान रखा गया। सीआरपीएफ यूनिट को भी बता दिया गया कि काफिले की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। काजीगुंड को कश्मीर की घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से संवेदनशील क्षेत्र शुरू हो जाता है। रास्ते में इस काफिले को कुछ देर के लिए ब्रेक लेना था। यहाँ से सैनिकों को उतारा जाना था। काजीगुंडा के साथ अनंतनाग और पंथा चौक की सीआरपीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया। इन सब यूनिटों को अपने अपने क्षेत्रों से काफिले को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी होती थी। एक यूनिट को करीब 10 किलोमीटर का एरिया संभालना होता था।
पुलवामा जिले के लेथपुरा की सीआरपीएफ की टीम को सुबह 6 बजे से ही रोड ओपनिंग पार्टी को तैनात कर दिया गया। इन रोड ओपनिंग पार्टी का काम हर आने जाने वाले आदमी और वाहन पर जो भी चीजें संदिग्ध नजर आए उन पर निगाह रखने का था। इलाके में हर जगह सैनिकों की तैनाती कर दी गई थी। जिस लाडू मोड़ पर पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया, उस मोड़ की जिम्मेदारी एसआई मोहन लाल की थी। उनकी मदद के लिए 3 और जवान तैनात थे। करीब दोपहर 12:30 बजे बटालियन हेडक्वार्टर से सभी जवानों को लंच भेजा जाता था, जो इन 10 पॉइंट्स पर तैनाती में लगे हुए थे। 10 किलोमीटर में उन लोगों के लिए लंच लाया गया। एसआई मोहन लाल ने भी खाना खाया और हाथ धो लिए। इसके कुछ देर बाद ही अलर्ट आया कि सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है। मोहनलाल को अपने क्षेत्र से इस काफिले को सुरक्षित निकालना था। दूसरी तरफ बर्फीले क्षेत्रों से गुजरता हुआ काफिला जवाहरलाल नेहरू सुरंग को पार कर चुका था। सुरंग के अंधेरे से निकलते ही काफिले में बैठे लोगों को एकदम से कश्मीर घाटी की सुंदरता का नज़ारा देखने को मिला। जयमल सिंह की बस में कांस्टेबल प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। बसंत कुमार केरल के नाट के रहने वाले थे। अभी अभी उन्हें पंजाब से कश्मीर ट्रांसफ़र किया गया था। इस बीच बसंत कुमार 10 दिन की छुट्टियों पर घर गए हुए थे और पहली बार कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आए थे। 1 साल पहले ही बसंत कुमार के पिता की मौत हो गई थी। इस तरह घर में कमाने वाले वो अकेले बचे थे। उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। पीर पंजाल रेंज की सुंदर पहाड़ियों को देखकर बसंत वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को वह सुंदर नज़ारा दिखाने लगते हैं, लेकिन नेटवर्क कमज़ोर होता है। इस कारण बसंत की पत्नी को सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। तस्वीर साफ नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह पल उनके पति का आखिरी पल है। बसंत की तरह ही असम के मानेश्वर बसुमात्रे ने भी अपनी पत्नी को फ़ोन किया। अपने घर की छुट्टियों के आखिरी दिन मानेसर भी अपनी पुत्री को और सैनिकों की तरह ही मना कर आए कि हाँ, घर के नज़दीक ही पोस्टिंग लेने की कोशिश करूँगा और जुगाड़ लगा रहा हूँ। जयमल सिंह की बस और पूरे काफिले में सब जवानों की यही कहानियाँ थी। किसी को अपने बच्चे पढ़ाने थे, किसी को अपनी माँ का इलाज कराना था, किसी को बेटी की शादी करानी थी तो किसी को बहन की शादी करानी थी। अधिकतर लोग सामान्य घरों और झोपड़ियों से आने वाले लोग थे, जिनके लिए आर्मी देशभक्ति के साथ साथ अपने गरीब परिवारों को चलाने का एक जरिया भी बना करती थी। आईपीएस दानिश राणा किताब में लिखते हैं कि पुलवामा अटैक की तारीख पहले 14 फरवरी नहीं बल्कि 6 फरवरी तय की गई थी, यानी कश्मीर सॉलिडरिटी डे के दिन। 5 फरवरी के दिन जैसे मोहम्मद के द्वारा पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है, लेकिन 5 फरवरी के दिन कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गईं। सड़कें बर्फ से जाम हो गई, जिसके कारण सीआरपीएफ के काफिले को अपना प्लान बदलना पड़ा और रोड साफ होने का इंतजार करना पड़ा। दानिश राणा लिखते हैं कि कश्मीर सॉलिडरिटी डे यानी कि 5 फरवरी के दिन जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने कराची में एक रैली को संबोधित किया था, उसी दिन उमर सगीर और आदिल और अहमद डार साकिर के घर में आईडी बम तैयार कर रहे थे। मसूद अजहर ने अपनी रैली में भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात उस दिन कही थी। बाकी के दिनों की ही तरह उसने कहा था कि कराची, पेशावर और बहावलपुर और गुजरावाला से पाकिस्तान के अलग अलग इलाके से 1000 नौजवान कश्मीर में जिहाद करने के लिए जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन इस भाषण में उसने एक हिंट दी जो इस तरह से आने वाले पुलवामा हमले की चेतावनी थी, जो बाद में ये एनआईए की जांच में साबित भी हुआ। मसूद अजहर ने कहा कि अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें पुलवामा की एक लड़की के घर पर मेरी तस्वीर के साथ जैसे मोहम्मद का झंडा मिलेगा। मसूद अजहर के इस भाषण के ऑडियो को लेकर सबसे पहले 20 फरवरी के दिन यानी पुलवामा हमला हो जाने के 6 दिन बाद इंडिया टुडे की वेबसाइट ने यह खबर प्रकाशित की थी। वेबसाइट ने सवाल किया कि इमरान खान को और कितने सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की भूमिका का कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है।
पुलवामा की जिस लड़की और जैसे मोहम्मद के झंडे के बारे में मसूद अजहर बात कर रहा था, उसे पुलवामा हमले के आत्मघाती हमले आदिल अहमद डार की आखिरी वीडियो में देखा गया था, जिसे पुलवामा हमले के ठीक बाद जारी किया गया था। डीआईजी अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि किस तरह से आत्मघाती हमला करने वाला आदिल अपने दोस्त से जब अंतिम बार मिलता है तब वह क्या कहता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे से जब यह काफिला गुजर रहा होता है, तभी दो युवक इस काफिले की रेकी कर रहे होते हैं। यह रेकी नीले रंग की इको कार से होती है। कार में दो लड़के थे, एक आदिल और दूसरा साकिर। जैसे जैसे काफिला नज़दीक आता दिखता है, आदिल धीमी आवाज़ में कुरान की कुछ आयतें दोहराने लगता है। आदिल और साकिर ने श्रीनगर जम्मू हाईवे के बगल वाली सड़क पर कार पहले से खड़ी कर रखी थी। यहाँ से साकिर को उतरना था और आदिल को आगे जाना था। उस समय आदिल के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथ से घड़ी उतारी और साकिर को सौंप दी और कहा कि यह मेरी आखिरी निशानी है, दुआओं में दोस्त मुझे याद रखना। यह कहते हुए आदिल ने साकिर को आखिरी बार गले लगाया और कार में बैठ गया और साकिर को वहीं छोड़ दिया। आदिल नीली मारुति इको कार लेकर नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ गया। करीब 3:15 बजे जब सीआरपीएफ का काफिला उस जगह पहुंच गया जहां साइड लेन पर इको कार में बैठा आदिल इंतजार कर रहा था, सीआरपीएफ के काफिले को देख बगल की सड़क पर खड़े आदिल ने अपनी कार दौड़ा दी और इको कार को 5वें नंबर की बस से टकरा दी। कार में रखे करीब 300 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ ने इको कार के साथ बस के चीथड़े उड़ा दिए। इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। कश्मीर घाटी में जब से आतंकवाद का जन्म हुआ है, उन सब में सबसे भीषण और दर्दनाक हमला यह था, जिसे पुलवामा हमले का नाम दिया गया। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी माना और एनआईए की जांच बैठा दी, लेकिन फिर भी कई सवाल उठे जिनके उत्तर अभी दिए जाने बाकी हैं। पहला सवाल कि हमले की सूचना पहले से थी तो फिर इसे क्यों रोका नहीं जा सका? क्यों जवानों को हवाई मार्ग से नहीं भेजा गया? क्यों उन्हें जहाज की अनुमति नहीं दी गई? दूसरा सवाल कि क्या वाकई यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित था या फिर पाकिस्तान के नाम पर कोई दूसरा खेल कर रहा था? भारत में कुछ लोगों ने भी पुलवामा हमले पर सवाल उठाए क्योंकि उस समय देश में चुनाव होने वाले थे। आरोप तो मोदी सरकार पर भी लगे कि उन्होंने खुद ही हमला करवाया है। वैसे इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। पुलवामा हमले की अपडेट की और भी खबरें हम आपको जल्द लेकर के आएंगे।